तो अगर रियल नंबर को आपने समझना है तो इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो पहला आपने समझना है दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन एंड लेमा। दिस इज द फर्स्ट पार्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट इट। उसके बाद मैंने दूसरा क्या किया है दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स को समझना है आपने। और तीसरा पार्ट क्या है दैट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर्स। इसको समझना है। जब ये तीनों पार्ट आपको समझ आ जाएगा, व्हेन यू बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द 3 पार्ट्स, then only the things will move ahead. तो ये one by one I am going to explain you. Okay बच्चे, अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ना है तो you need to enjoy the mathematics. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैथमेटिक्स है इसको कैसे पढ़ना चाहिए, टफ वे में पढ़ना चाहिए। You should relate और correlate with the जनरल लाइफ। जनरल लाइफ से कोरिलेट करना चाहिए। अब हम रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं ना। अब रियल नंबर्स को पढ़ने के लिए आपने क्या करना है कि यू हैव टू अज्यूम एंड कोरिलेट एंड एज वेल एज एंजॉय इट। तो क्या करोगे आप मान लो कि एक बंदा है जिसका नाम है रामलाल और यू कैन से रियल नंबर्स। अब इसके 2 बेटे हैं दैट इज रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स। तो सबसे पहले आप रियल नंबर्स को एक शॉर्ट फॉर्म दे देते हो जिससे आप उसको डिनोट करते हो। और उसको डिनोटेशन कैसे करते हैं दैट इज विद आर। दैट इज रियल नंबर इज डिनोटेड बाय आर। उसके बाद रियल नंबर्स के 2 बेटे, एक हो गया रैशनल नंबर और दूसरा इरैशनल नंबर्स। अब जैसे 2 बेटे हैं, अब इनकी अपनी अपनी खासियत है, अपनी अपनी पहचान है। तो अब इन खासियत और इनकी पहचान को हम समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर्स क्या होता है बेटे दैट इज अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q, that is it is in the form of p by q and q is not equal to 0। यही होता है ना। और एक और क्राइटेरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू कीप इन माइंड दैट मीन्स p and q, p and q should be co-prime। what do you mean by co-prime? ऐसे नंबर जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं होता है दैट आर नोन एज को-प्राइम। जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं, जैसे 3/7 इज अ को-प्राइम। तो दैट मीन्स अ रैशनल नंबर इज अ नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ p by q और जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बराबर है और इसको काट दिए, तो दैट मीन्स इट्स नॉट इक्वल टू 0 and p and q should be co-prime. These are the features or you can say the specification of this sum which is known as rational numbers. अब क्या है कि irrational numbers के बारे में हम पढ़ेंगे। तो irrational numbers क्या होता है, वो numbers जो कि p by q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है that are known as irrational numbers। बट इसका एग्जाम्पल हम कैसे दे सकते हैं कि अगर एग्जाम्पल्स में कोई भी प्राइम नंबर्स हो, जैसे कि 2, 3, 5 ये प्राइम नंबर्स हैं और प्राइम नंबर्स के ऊपर में अगर हम रूट लगा दें तो ये इरैशनल नंबर्स होता है। अगर इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में द नंबर्स which are non-terminating and non-repeating are called irrational numbers। दोनों में नॉन होता है तो वो ऐसे डेसिमल्स को irrational numbers कहते हैं। and irrational numbers
तो अब पढ़ लिए, दैट इज रैशनल नंबर पढ़ लिए, इरैशनल नंबर्स पढ़ लिए। नाउ रैशनल नंबर्स के अब दो बेटे हैं, दैट इज फ्रैक्शंस एंड इंटीजर्स। अब फ्रैक्शंस क्या होता है? फ्रैक्शंस भी इट इज इन द फॉर्म ऑफ a upon b and b is not equal to 0। अब आप ये पूछोगे कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रैशनल नंबर्स एंड अ फ्रैक्शंस? यहां पे p अपॉन q जो है ये इंटीजर्स होता है, दीज आर इंटीजर्स, एंड यहां पे a अपॉन b आर होल नंबर्स। यही डिफरेंस होता है। बड़े सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये रैशनल नंबर भी तो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, वो भी फ्रैक्शन दिखता है, और फ्रैक्शन भी फ्रैक्शन दिखता है, तो इनमें डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस बेटा यही है कि जो रैशनल नंबर्स होता है p और q जो होता है वो इंटीजर्स होता है, वेयर एज फ्रैक्शन जो होता है a अपॉन b आर होल नंबर्स। ये बेसिक डिफरेंस है। और फिर इनके बीच में जैसे फ्रैक्शन है और फिर ये आपका इंटीजर्स हो गया। अब बेटा इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स, दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स। दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स। अब इंटीजर्स कैन बी डिनोटेड बाय z, इट इज डिनोटेड बाय z। अगर जैसे आपका घर का नाम होता है और एक स्कूल का नाम होता है, तो आप स्कूल का नाम रहता है बहुत बड़ा और घर का नाम छोटा रहता है, जैसे कि टिंकू मिंकू, उसी तरीके से इनका भी नाम दिया गया है छोटा सा z, इसका नाम दिया है i, ऐसे करके नाम दिया जाता है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, एंड यू नीड टू कीप इन माइंड कि हाँ उनका शॉर्ट फॉर्म नेम क्या है। अब ये इंटीजर्स है। अब इंटीजर्स में क्या है कि इनके अब दो बेटे हैं। अब इंटीजर्स का क्या है? दैट इज नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स तो आपको पता है, जो भी नेगेटिव नंबर्स है, दैट इज आप -1, -2, -3, -4 एंड यू कैन गो अप टिल इंफिनिटी। यू कैन गो अप टिल इंफिनिटी। तो दीज आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स एंड इट इज डिनोटेड बाय z, और उसके सर के ऊपर माइनस आप लगा दो, तो इट इज डिनोटेड बाय दिस। अब होल नंबर क्या होता है? होल नंबर्स जो होते हैं वो बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो एंड अ नेचुरल नंबर्स, तो दैट आर नोन एज होल नंबर्स, और इट इज डिनोटेड बाय w। इट इज डिनोटेड बाय w। w इज इक्वल टू दैट इज 0, 1, 2 and it goes like this way, and it is going up till infinity, so this is a whole number. Now whole numbers के दो बेटे हैं, एक तो जीरो और एक नेचुरल नंबर्स। अब इंटरेस्टिंग बात है जीरो के बारे में, कोई कहता है जीरो यार 0 रुपया दे लो तो क्या फर्क पड़ता है, बट जीरो हैज गॉट लॉट ऑफ वैल्यू, लेकिन आपको पता होना चाहिए वो जीरो कहां लगाना होता है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर आप 1 के आगे जीरो लगाओगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन आप अगर इसी के पीछे जीरो जितना भी लगाओगे उतनी अमाउंट बढ़ते जाती है। तो ये एक छोटी सी मैंने एग्जांपल दिया था कि जीरो की प्लेसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद आपका नेचुरल नंबर्स आ गया। अब मैं कहूंगा कि बेटा यू काउंट द नंबर्स, तो आप ऐसे तो नहीं कहोगे कि 0, 1, 2। अगर काउंटिंग कहा गया तो बच्चे जब नेचुरली आपको काउंट करने के लिए कहा जाता है तो यू काउंटेड एज 1, 2, 3, 4। तो whenever the things come naturally, it is a natural numbers. So the numbers in the form of 1, 2, 3, 4, and it goes like this way. So these are called natural numbers, and it is denoted by m. So this is the basic concept of a number system. बेटा आपको फिर से मैं बता रहा हूं कि कोई चैप्टर को पढ़ने के लिए उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर मैं
सम लिखते लिखते z लिख दूं या z माइनस लिख दूं, तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि सर क्या बोल रहे हैं। तो फॉर दीज पर्पसेस you need to have a very good concept of a number system. Am I clear to you? अच्छा बच्चे, अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ना है तो उसके कॉन्सेप्ट्स उसके टॉपिक में नहीं होता है। जैसे कि यहां पे आपका टॉपिक क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन एंड लेमा। ये क्या है भाई, आज तक मैंने सुना ही नहीं। यूक्लिड्स क्या है, डिवीजन तो सुना है, लेमा क्या होता है यू डोंट नो। तो बच्चे यूक्लिड्स एक मैथमेटिशियन था। ही वॉज अ मैथमेटिशियन ऑफ ग्रीक ऑफ 4th सेंचुरी, जो कि फाउंडर ऑफ ज्योमेट्री भी कहा गया है। और उसने ये प्रिंसिपल दिया, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन। और लेमा क्या है, लेमा इज ऑल्सो अ ग्रीक वर्ड जो कि हम एल्गोरिथम कहते हैं। जैसे कि अब एल्गोरिथम क्या है, इट इज अ स्टेप वाइज सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। तो दिस इज द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। यूक्लिड्स ने डिवीजन का एक एल्गोरिथम दिया। अगर मान लेते हैं कि कल को आप कोई एक नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करते हैं, तो आप अपने भी नाम पे भी रख सकते हैं, जैसे कि स्वतांश मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम लिख सकते हैं। तो वो आपका बनाया हुआ कॉन्सेप्ट हो गया। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। नाउ इसमें क्या होता है कि जैसे कि हम दो नंबर्स ले लेते हैं, लेट देयर बी आर टू नंबर्स, लेट देयर बी टू नंबर, दैट इज 7 and 2। 7 और 2 ले लिया। नाउ 7 is greater than 2, 7 is greater than 2। तो अगर 7 is greater than 2 और यहां पे हम डिवीजन ले लिए हैं, तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो दैट मीन्स 7 डिवाइडेड बाय 2। तो अगर डिवाइड करेंगे तो कितने से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 3 जा 6 एंड दिस इज 1। और अब आप पढ़ते आ रहे हो कि जो डिविडेंड है दैट इज 7 इज इक्वल टू डिवाइजर विच इज 2 इनटू कोशेंट दैट इज 3 प्लस रिमाइंडर। दिस इज द थिंग यू हैव लर्न ना। अब ये जो डिविडेंड है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर into quotient plus remainder। You have been learning this only। अभी तक आपने यही चीज पढ़ा है। अब आपने 10th में चले गए तो बस इसके एक स्टेप और अहेड जाना है। उसमें क्या स्टेप जाना है कि आपने डिविडेंड को a मान लेना है, डिवाइजर को b मान लेना है, कोशेंट को q ही मान लो और रिमाइंडर को r मान लो। दिस इज कॉल्ड यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। लेकिन उसमें एक और कंडीशन ये ऐड कर दिया, ये जो रिमाइंडर है, दिस रिमाइंडर r विल बी आइदर इक्वल टू 0। यहां पे ये वाला जो साइन है इक्वल, इट इज इक्वल टू 0 और इट इज लेस देन, इट इज ग्रेटर देन 0। r जो है, ये जो रिमाइंडर है, ये जो रिमाइंडर है या तो यहां पे 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। लेकिन एक और कंडीशन है कि इट इज ऑलवेज लेस देन b। तो b कौन सा है, ये है। तो ये वाली कंडीशंस है। तो दिस इज व्हाट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा सेज। ओके बच्चे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है, इट्स अ प्रोसेस। किस चीज का प्रोसेस है, टू फाइंड आउट HCF ऑफ 2 नंबर्स और 3 नंबर्स एज पर क्वेश्चन। बट ऐसा मत करना कि LCM निकालने लगना। इट इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट LCM, इट्स अ प्रोसेस ऑफ ओनली टेकिंग आउट HCF। अब ये क्वेश्चन जो है
ये क्वेश्चन जो है ये आ जाता है कि स्टेट यूक्लिड्स लेमा डिवीजन, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो इसके आंसर आप क्या दोगे कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा स्टेट्स दैट फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, जैसे मैंने एक केस लिया 7 and 2, we can find two whole numbers q and r, और जब हमने उसको डिवाइड किया तो हमारे पास दो नंबर आ गया, एक कोशेंट और एक रिमाइंडर। हमें क्लियर? और वो इस तरीके से होता है, अगर हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलेंगे तो क्या, सच दैट कैसा होता है, a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r, और r का यहां पे कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि वेयर r इज आइदर इक्वल टू 0 और इट विल बी ग्रेटर देन 0, दिस इज अ साइन ऑफ ग्रेटर देन 0, but it is always less than b, and b is what, the divisor. So in this way we have already understood the whole chapter of Euclid's division lemma, not a whole chapter but the part of Euclid's division lemma. Now we are there to solve questions. Now I'll tell you how to solve this questions. Now students, based on the concept of Euclid's division lemma, I am giving you a question. Find the HCF using Euclid's division lemma of two numbers, that is 520 and 140. That means you need to find out the HCF using Euclid's division lemma. देखो आपने क्या करना है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। एक यहां पे जो रफ कॉलम होता है वो ले लो आप, उसमें क्या करो, सिंपली डिवाइड कर दो। अब जैसे जूनियर क्लासेस में आप डिवीजन करते थे वैसे डिवाइड करना, अभी मैं आपको दिखाता हूं कैसे डिवीजन करना है। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव गॉट टू नंबर्स 520 एंड 140। अब इसमें से बड़ा कौन सा है, तो ऑब्वियसली 520 बड़ा है और 140 छोटा है। तो जैसे हम जूनियर क्लासेस में पढ़ते थे, 520 को 140 से डिवाइड कर दो। जब डिवाइड करेंगे तो 140 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 420। अब इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करो, दैट मींस यू गॉट एज 100। अब आपने क्या करना है कि ये जो 100 डिवाइजर आया, अब 140 को आप यहां पे एज ए डिविडेंड ले आओ, ठीक है। अब इसको आपने डिवाइड करना है, तो कितने से जाएगा, 1 से जाएगा, तो दैट इट कम्स आउट टू बी 100। अब फिर से 140 माइनस 100 यू गॉट एज 40। यहां पे रिमाइंडर 40 आया, बट यू नीड टू चेंज इट एज अ डिवाइजर। नाउ 40 इज अ डिवाइजर एंड ब्रिंग दिस 100 टू एज अ डिविडेंड। आपने 100 को डिविडेंड ले आया और फिर से डिवाइड करेंगे, तो दैट मींस 40 इंटू 2 इज इक्वल टू 80। अब 100 माइनस 80 विच इज इक्वल टू 20। 20 is what? A remainder of this. Now 20 becomes a divisor. Now once again you need to bring this 40 as a dividend. Now आपको क्या करना है कि फिर से 40 को 20 से डिवाइड करना है, तो कितने से जाएगा, 2 से जाएगा, तो यहां पे क्या आएगा 40 and now the remainder is 0. So that means this is a HCF of 520 and 140, बट आपने ये रफ कॉलम में कर लेना है, और उसके बाद जो रिक्वायर्ड वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है उसको यहां पे लिखना है।
इन ये दोनों चीज अलग अलग है, बट बहुत सारे बच्चे ये इसमें कंफ्यूज करते हैं कि कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है। तो आपने ये रफ कॉलम में इसको ऐसे बना लेना है और अब आपको अकॉर्डिंग टू द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखाना है। कैसे दिखाना है वो अभी मैं बताता हूं। अब बच्चे जैसे कि ये आपने डिवीजन का पूरा प्रोसेस आपने समझाया, अब इसको स्टेप बाय स्टेप यहां पे लिखना है। कैसे लिखना है वो मैं बता रहा हूं। लेट a इज इक्वल टू 520 एंड b इज इक्वल टू 140, वेयर a जो है बड़ा है किससे, b से, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। और हम अपने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हम जानते हैं कि 520 which is a dividend is equal to quotient, that is which is equal to divisor, that is 140 into quotient which is 3 and the remainder 100। अब तो ये करते ही आए हो ना, तो ये ऐसे आपने लिखना है इस स्टेटमेंट को। और इस स्टेटमेंट में आपने क्या लिखना है कि रिमाइंडर 0 नहीं आया है, since the remainder is not equal to 0. So what we do, we apply division lemma to 140. So what we get, 100 is equal to 40 into 2 plus 20, and 20 is what, a remainder. Once again it is not equal to 0. So applying Euclid's division lemma to 20 and 40। अब ये वाला हमें स्टेप यहां से कॉपी करना है। क्या कॉपी करना है कि 40 इज इक्वल टू 20 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स 40, दैट इज डिवाइजर इज इक्वल टू 20 इंटू 2 प्लस 0। यहां पे रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। सिंस द रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, so the LCM of 520 and 140 is 20, and this is by Euclid's division lemma. Now this is how you need to solve the question. आपने क्या करना है कि जैसे दो नंबर्स मिल गया तो you need to divide the things like this way, and you need to divide unless and until the remainder is 0। और इसको आपको इस फॉर्मेट में लिखना है। अगर आपने ये वाला लिख दिया और ये वाला नहीं लिखा तो आप बच्चे याद रखना, यू विल नॉट गेट द मार्क्स। तो ये सिंपल तरीका आपको ये फॉलो करना है कि आपने पहले ऐसे डिवीजन कर लेना है और साथ में इसको देख देख के कोरिलेट करके ऐसे आंसर्स को लिख देना है। सिंपल सा तरीका है, यू नीड टू फॉलो दीज काइंड ऑफ टेक्निक्स। एम आई क्लियर? थैंक यू। नाउ स्टूडेंट्स, to find out the HCF by applying Euclid's lemma division, there is a flow chart that you need to keep in your mind. So I have this flow chart for you and you should keep it in mind. So this is a flow chart for finding out HCF of two numbers. I'm writing small, that is NO dot for number, using Euclid's division lemma. This is a flow chart. The first thing that you are given with two positive integer a and b such that a is greater than b. So this is basically a question that has been given to you. Am I right? Now you have to apply using Euclid's division lemma to a and b. That means you have to divide it to find two whole number q and r, quotient and remainder, such that a is equal to bq plus r. And what is the condition of r? That means r should be either equal to 0 or greater than 0, but it is always less than b. So this is the thing
that which should come after the question. Now, the condition arises here, if R is equal to 0, so what will be the condition? B is the HCF of A and B. That means if R is equal to 0, B is the HCF of A and B. If R is not equal to 0, there is a second condition. If R is not equal to 0, applying Euclid's division lemma to B and R. Now once again you need to apply the Euclid's division lemma to B and R. So this is the second step that you need to do. Basically this is a question, this is the first step and this is the second step. And the third step, continue the process. That means this is the condition which if R is not getting 0, so you have to apply here also. Continue the process till the R becomes 0. The divisor B is that which is the HCF of the given two numbers. So this is the process which come after this. That means if R is equal to 0, you need not to do anything. But if R is not equal to 0, so once again you have to apply this process until and unless the remainder becomes a 0. And wherever the remainder becomes the 0, that means B will be the HCF of the two given numbers. Am I clear, students? Now students, there's a question for you. Now question is, show that every positive odd integer is of the form 2q plus 1. Now you need to show that 2q plus 1 is an odd format. अब odd format का मतलब क्या है? तो let us relate with the that is you need to have a good understanding कि आप अपने real life में इसको correlate कैसे करते हो. जैसे कि ये मकान है. This is a building and building is just made up of bricks. अब brick में क्या है कि आप अगर brick की ढांचा को देखोगे, अगर कहीं पे भी आप जाओगे या अपने पेरेंट्स को बोलोगे ना, तो वो आपको बताएंगे कि ब्रिक्स जो होता है ना, एक ढांचा से बना होता है. तो वो क्या करते हैं ना कि एक ढांचा को ऐसे ले लेते हैं और उसमें कुछ भी लिखा रहता है, एनीथिंग, उसमें नाम लिखा रहता है, राम, श्याम, मोहन. तो उसको वो मड को क्या करते हैं, दे फिल दैट काइंड ऑफ ढांचा और उसके बाद फिर उसको ऐसे निकाल देते हैं और फिर जो नाम इनग्रेव्ड होता है, राम, श्याम, मोहन, वो उस पे आ जाता है. तो जो भी उसमें लिखा रहता है ना, तो वो दैट कम्स आउट. इन द सेम वे 2q plus 1 जो है, इट इज बेसिकली अ ढांचा ऑफ व्हाट, दैट इज ऑड नंबर. आप इसमें कुछ भी रखोगे, दैट मीन्स अगर ये 2q plus 1 है, अगर हम q is equal to 2 ले लिया तो क्या हो जाएगा, दैट इज 2 into 2 plus 1, that is 2 2s are 4 plus 1, that is 5, and 5 is what, an odd number. अगर एक और नंबर हम ले लेते हैं, that is 2q plus 1, अब q is equal to 3 ले लेते हैं, तो that means 2 into 3 plus 1, that is 3 2s are 6 plus 1, that is 7. Now what, 7 is an odd number. So basically you need to show this. That how will you show this? Just try to understand this. How will you show this? अच्छा बच्चों, अभी मैंने इसको बता दिया कि 2q plus 1 is an odd format और आपने देख लिया कि अगर कोई भी नंबर डालने के बाद वो odd format हो जा रहा है. But you need to explain in a mathematical language using Euclid's division lemma. This is the thing. Now you need to understand step by step. आपने क्या करना, let a be a positive odd integers.
आपने मान लेना है कि कोई एक a जो है वो पॉजिटिव और इंटीजर्स है। जैसे जैसे मैं बोलते जाऊं आपके दिमाग में वो चीज आपके दिमाग में जहन में आ जानी चाहिए। तो बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, आप क्या यूज कर रहे हो, दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, वी राइट a is equal to bq plus r, दिस इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यही तो है ना। और आपने एज्यूम किया कि लेट b, यहां पे जो ये b है वो आपने क्या मान लिया, इट्स 2, then we can write a is equal to 2q plus r, this is the thing, a is equal to 2q plus r, b के जगह पे आपने 2 डाल दिया। तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अब कंडीशन फॉर r क्या हो जाता है, कंडीशन फॉर r क्या हो जाता है, दैट मीन्स यू नो दैट r is either equal to 0, greater than 0, but it is always less than 2, which is b. So what are the possibilities of b? Since b is equal to 2, r can have the values of 0 and 1. अगर अब possibilities of r क्या है, that it can be 0 but and it can be 1, but it is always less than 2. So these are the two possible outcomes. Then the possible value of a and r, so possible values of a is equal to 2q plus 0, यही होगा ना कि a is equal to 2q plus 0, which is equal to 2q, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं है ऐड हो रहा, तो it can be written as 2q. एंड दूसरी पॉसिबल आउटकम क्या है, दैट इज a is equal to 2q plus 1, a is equal to 2q plus 1. Since a is not equal to, जैसे इक्वल करके इसको काट दिया गया, इट इज नॉट इक्वल टू 2q, क्यों 2q के इक्वल नहीं है, क्योंकि हमने यहां पे क्या एज्यूम किया है, इट इज एन ऑड इंटीजर, सो इट इज नॉट इक्वल टू 2q. सिंस 2q इज डिविजिबल बाय 2, अब हम इसको क्यों कह रहे हैं कि ये ऑड नहीं है, क्योंकि अगर आप यहां पे 2q अपॉन 2 से डिवाइड करोगे तो ये 2 से डिवाइड हो जा रहा है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि सिंस 2q इज डिविजिबल बाय 2 एंड a इज एन ऑड इंटीजर, सो हम क्या कह रहे हैं, यहां पे हमने क्या अजम्पशन किया था कि इट इज एन ऑड इंटीजर्स। तो अब सिक्के का दो ही पहलू होता है, या तो हेड होगा या टेल होगा, तो थस वी कैन से दैट 2q plus 1 इज एन ऑड इंटीजर फॉर्मेट, ये वाला जो है ऑड फॉर्मेट है। अगर आप इसको डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो आप डिवाइड नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए ये ऑड फॉर्मेट हो गया। Am I clear? Just note it down.